नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। क्या सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरटीआई के अंतर्गत आती हैं? क्या किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगी जा सकती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। फरवरी 2013 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 में एक संशोधन किया और संशोधन करके उसमें सेक्शन 1132 113(2) उसमें इंसर्ट कर दिया, ऐड कर दिया। 13(1) में फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के बारे में कुछ चीज़ें थी कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कुछ रिटर्न फाइल करेगी। 6-7 चीज़ें थी। मेन चीज थी 113(2). 113(2) में कहा गया कि एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी कवर्ड बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एक लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा, एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी कवर्ड बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आरटीआई एक्ट 2005 लागू होगा। ये मामला हुआ। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर के एक असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया और आदेश जारी करके उन्होंने कहा कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके जो सेक्रेटरीज हैं वो सब के सब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो गए बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट। और उसके साथ ही उन्होंने प्रथम अपीली प्राधिकारियों के लिए भी आदेश जारी कर दिए, उनको भी डेजिग्नेट कर दिया। अब इससे क्षुब्ध हो करके एक मिकॉन इंद्रप्रस्थ सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ये नोएडा की एक सोसाइटी थी, उसने इसको चैलेंज किया दो चीज़ों को। एक तो जो अमेंडमेंट हुआ 113(2) और उसके बाद जो आदेश जारी किया असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने, इन दोनों को चैलेंज किया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो अमेंडमेंट हुआ था 113(2) उसको चैलेंज किया गया और उसके आधार पर जो उन्होंने आदेश किया, कहा कि साहब इसकी भी लीगल वैलिडिटी नहीं है, इसको भी रद्द किया जाए। तो जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शुक्ला, इनकी डिवीज़न बेंच ने इसको सुना और जो मेन पॉइंट था इसका, जजमेंट तो 14 पेजेस का है, जो इसका मेन जो चीज़ें फाइंडिंग थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना था कि जो आरटीआई एक्ट जो इनेक्ट किया गया है इसमें पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, स्टेट लेजिस्लेचर को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। आप जानते हैं कि संविधान में एक आर्टिकल 246 है जिसका शीर्षक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। उसके साथ शेड्यूल 8 में 3 सूचियां लगी हुई हैं। एक है यूनियन लिस्ट, उसमें वो सब्जेक्ट मैटर्स या विषयों की सूची है जिनमें कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, उन विषयों की सूची है जिनमें कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर को है। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, ये उन विषयों की सूची है जिनमें कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, संसद को भी है और राज्य विधानमंडल को भी है। और अगर दोनों बना देते हैं और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो जो संसद ने कानून बनाया उसको माना जाएगा। ये सब आप जानते हैं। तो उनका ये कहना था कि इसमें जो लेजिस्लेटिव पावर है वो यूनियन लिस्ट से आ रही है, एंट्री नंबर 97,
एंट्री नंबर 97 में क्या है कि ये जो विषय छूट गए हैं, जो विषय किसी सूची में नहीं है तीनों में से, वो 97 में आ जाएंगे। तो उसमें जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। इसको हम अवशेष शक्तियां भी कहते हैं, रेजिड्यूरी पावर्स। ये एंट्री नंबर 97 है यूनियन लिस्ट का। तो वहां से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस मिल रही है पार्लियामेंट को, स्टेट को नहीं है। तो इसमें स्टेट जो है कानून नहीं बना सकता, यानी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। ये उनकी फाइंडिंग थी, क्योंकि एंट्री नंबर 97 जो है यूनियन लिस्ट में। उनका कहना था स्टेट की तरफ से कि साहब वो जो स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 32 है, वहाँ से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में अधिनियम या कानून बनाने का अधिकार सरकार को, या सरकार नहीं स्टेट लेजिस्लेचर को है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं, वो अगर आप उस विषय में अलग लॉ बनाते हैं तो ठीक है, आरटीआई के बारे में जो विधायी शक्तियां हैं वो इधर ही हैं। और फिर आपने जो सेक्शन 2H है, जिसमें पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है कि कौन सी संस्थाएं पब्लिक अथॉरिटी होंगी, उसको तो आपने अनदेखा ही कर दिया। आपने एक तरफ से सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कह दिया कि सबकी सब कवर्ड है, जबकि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग अलग उसकी मेरिट के आधार पर चेक किया जाना होगा कि वो पर्टिकुलर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं। अगर होगी तो आरटीआई से कवर होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन 113(2) से तो सबकी सब आ गई। तो इस ग्राउंड पर कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, उन्होंने ये कमेंट किया। तो उसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने जो जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कमिश्नर ने जो आदेश जारी किया उसको विधिक नहीं माना और उसको रद्द किया। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो 113(2) है ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने जो शब्दावली प्रयोग की अपने जजमेंट में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल वर्बेटिम बोलूँगा जो उन्होंने लिखा अपने जजमेंट में अंत में। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस SN शुक्ला, तो उन्होंने कहा कि हाउएवर वी एक्सप्रेसली क्लैरिफाई that the issue as to whether the first petitioner is a public authority। फर्स्ट petitioner का मतलब वो जो मीकॉन इंद्रप्रस्थ सोसाइटी थी, वो कि वो पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2H of the RTI Act shall be decided by the State Information Commission, having due regard to the objections which have been raised by the petitioner to the maintainability of the proceedings instituted by the fourth respondent. Similarly, the disclosure which has been sought by the fourth respondent from the registrar of cooperative societies is a matter which will be determined by the State Information Commission। उनका ये कहना था कि सेक्शन 2H से ही डिसाइड होगा कि ये पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी पब्लिक अथॉरिटी है अथवा नहीं। अगर इसमें विवाद है तो मामला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएगा, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये निर्णय देंगे कि वो पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं। और साथ में जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने कहा कि we consequently allow the writ petition by holding that the provisions of section 1132 of the Uttar Pradesh Cooperative Housing Societies Act 1965 are ultra virus, and the state legislature has no legislative competence to enact the law। और उसके साथ ही उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम को भी ख्वाहिश किया। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि वो जो 113(2) है वो अब नहीं है। उसके आधार पर जो
एक ब्लैंकेट ऑर्डर कर दिया गया था कि सभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरटीआई के दायरे में आती हैं। ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल बेस पर तय होगा। तो इसमें कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई और उन्होंने समझ लिया कि जो सरकारी दफ्तर हैं सोसाइटीज वाले, रजिस्ट्रार का ऑफिस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ऑफिस, डिप्टी रजिस्ट्रार का ऑफिस, शायद वो भी आरटीआई से बाहर हो गए उस जजमेंट के आधार पर। ऐसा भी भ्रम हो गया था, जबकि ऐसा था नहीं। वो तो केवल प्राइवेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में था। लेकिन बाद में तो 113 दो ही रद्द हो गया, तो वो जो गलतफहमी की बात थी वो दूर हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में अलग अलग तरीके से चेक किया जाएगा। आशा है जो इसमें लीगल पॉइंट था आपकी समझ में आ गया होगा। आशा है ये चर्चा आपको पसंद भी आई होगी, उपयोगी भी लगी होगी। तो आज यहीं तक। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन को टैप करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी बातें सुन सकें, उन तक मेरी बातें पहुंच सकें। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।